जय हिंद दोस्तों। आज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की ये 11वीं क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने जो आतंकवाद वाला मुद्दा था, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित, तो उसको मैं पूरा डिटेल में हूँ। तो आज चलते हैं। आज हमारा एक जो अगला नया टॉपिक है वो है संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। तो देखिए, इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, जैसे संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच संबंध। तो देखिए, इसमें ना तीन वर्ड इंपॉर्टेंट। एक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए संगठित अपराध क्या है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए आतंकवाद क्या है। और तीसरा, आपको पता चाहिए इन दोनों के बीच संबंध क्या है। ठीक है ना, मतलब कि संगठित अपराध, आतंकवाद, तो इन दोनों के बीच संबंध। तो देखिए, आतंकवाद क्या है और इसका कितना डायमेंशन है, ये मैं जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कराया। तो आप अगर उस वीडियो को देख करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा, नहीं तो फिर उतना पूरा समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, संगठित अपराध पढ़ाऊंगा और उनके बीच में संबंध पढ़ाऊंगा। आतंक वाला जो मुद्दा है वो मैं पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच संबंध, तो देख लेते हैं कि हम इसको सबसे पहले किस किस पॉइंट के तहत देख लेंगे, ठीक है। तो संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच, तो आतंकवाद ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर संगठित अपराध क्या होता है ये देख लेंगे। भाई, संगठित अपराध के अर्थ और लक्षण क्या है, वो अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है। फिर भारत में संगठित अपराध का स्वरूप क्या है, वो देख लेंगे। फिर उन दोनों के बीच संबंध क्या है। अब संबंध के कई आधार है, जैसे कि वित्तीय आधार पर संबंध है, लॉजिस्टिकल आधार पर संबंध है, ऑपरेशनल आधार पर संबंध है, वैचारिक आधार पर संबंध है। फिर भैया उपाय क्या क्या है, कौन कौन से सरकार ने इसको दूर करने के प्रयास तो किए होंगे, और बाधाएं क्या हैं कि अभी तक प्रयास करने के बाद भी ये खत्म नहीं हुआ है। तो ये इन सब टॉपिक्स के थ्रू हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अपराध वाला तो देख चुके हैं, तो ये तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो अब देख लेते हैं संगठित अपराध, ठीक है। तो देखिए, संगठित अपराध का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि व्यक्तियों का एक बृहत समूह द्वारा संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों का संचालन संगठित अपराध हो जाता है। मतलब अगर इसमें कीवर्ड पकड़े तो पहला है कि ये व्यक्तियों का ग्रुप होना चाहिए। पहला तो है ग्रुप, व्यक्तियों का ग्रुप, और वो संगठित मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड रूप से हो, मतलब कि मतलब ऊपर कमांडर, फिर नीचे, मतलब एक हायरार्की बनी हो उनके बीच में, ठीक है ना। वो संगठित कोई आपराधिक गतिविधियों का संचालन करे, ठीक है। मतलब कि जो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम के कई सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है। कभी कभी इनका उसे मूलतः उद्देश्य होता है, देखो, पैसा कमाना, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये आतंकवाद से भी संलिप्त हो जाते हैं। जैसे आपको मालूम है, ऑर्गेनाइज क्राइम में जो सबसे फेमस नाम है वो है डी कंपनी। डी कंपनी है दाऊद की कंपनी, ठीक है। दाऊद कंपनी महाराष्ट्र में मूलतः एक ऑर्गेनाइज क्राइम करवाती है, ठीक है। अब ये क्या करती थी कि ये पैसे लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाती थी, ठीक है। फिर ये क्या है इनका, जैसे ये तो छोटे मोटे अपने देश के अंदर करवा दिए, फिर क्या है ये आतंकवाद जैसे लोगों, अब आतंकवाद जो आपके मतलब कि जो एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर हो गए या एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर मतलब पाकिस्तान, या नॉन स्टेट एक्टर मतलब जो लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे जो संगठन, वो तो चाहते हैं कि देश के अंदर का कोई व्यक्ति अगर हमें मिल जाए, हम उसको पैसा दे दें, हथियार दे दें, और मतलब कि आधे हथियार दे दे, पैसा दे दे, और मतलब कि सब उनको सिखा दे, धर्म के नाम पे भड़का दे, अच्छे से उनको बिल्कुल गुमराह कर दे। उसके बाद वो अपने उद्देश्य को इनके सहारे पूरा करवा देंगे। कहीं भी हमला करवा सकते, कुछ भी अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये वाला जो हो जाता है, तो ये एक पक्ष हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि संगठित अपराध का अर्थ क्या है, तो सीधी सी बात है, व्यक्तियों का बृहत समूह होना चाहिए। मतलब कई सारे व्यक्ति होते हैं इसमें, है ना, 5,000 10,000, ये डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा संगठन है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। फिर ये संगठित रूप से अपराध करते हैं, मतलब कोई अकेला जाके अपराध नहीं करता, पूरा प्री प्लान्ड होता है। यहाँ तक कि अपराध करने से लेकर पहले कॉन्ट्रैक्ट लेकर के अपराध करना, उसके बाद उसको कानूनी प्रक्रिया से यहाँ तक कि कई बार बचा लेते हैं, और अगर नहीं बच पाए, पुलिस पकड़ ली, तो फिर उसी को मार देते हैं जो अपराध किया, ताकि इनका जो संगठन है वो अपना काम आगे करता रहे और पुलिस इनके तक ना पहुंच पाए, ठीक है। आपराधिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो देखिए, एक मैं आपको यहाँ पे मैप लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं, और पहले तो मैं आपको ऑर्गेनाइज क्राइम बता देता हूँ कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम किस तरह। देखिए, ये ऑर्गेनाइज क्राइम ना कोई एक क्राइम नहीं करते हैं। ये देखिए, पहली बात तो जब भी मैं बोलूँ ऑर्गेनाइज क्राइम, तो आपको समझना है कि ये एक ऑर्गेनाइज, ये क्राइम करने वाली एक पूरी कंपनी है। क्राइम करने वाली कंपनी है जिसके कई सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे मैं आपसे बोलूं, पहले देखिए, इसमें ना ग्रुप्स होते हैं, कई सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे वो ग्रुप्स कई हिसाब से बटे होते हैं, ठीक है।
जैसे वो जैसे कोई साइज के हिसाब से बटेगा कि भाई इसमें ठीक है, इस वाले इसमें कई सारी टीमें होती हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है ना। एक जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी होगी, सीधे आप ऐसे समझिए कि ये एक कोई कंपनी होगी ऑर्गेनाइज क्राइम वाली, या आप इसके एग्जाम्पल के रूप में डी कंपनी का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। एक कंपनी होगी, इसमें एक सबसे ऊपर बॉस बैठेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ दाऊद इब्राहिम बैठा है, ठीक है, अब बॉस। अब इसके अंदर ना कई सारी टीमें होती हैं, जैसे एक ये टीम हो गई, 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 कई सारी बहुत सारी टीम होती है, डिपेंड करता है संगठन कितना बड़ा है, ठीक है। अब इसके अपने कैप्टन होते हैं, अलग अलग कैप्टन, ठीक, हर टीम का अपना का। उसके अंदर वॉरियर, वॉरियर मतलब युद्ध करते हैं, युद्ध नाम दिया गया है, इसी के नीचे होते हैं, ये इसकी हायरार्की होती है, बॉस के नीचे कैप्टन, कैप्टन के नीचे वॉरियर, वॉरियर के नीचे कई जैसे इन्फोर्सर होते हैं, जो इसके जो ये बोल दिया कि ये जो काम देते हैं उनको काम करवाते हैं। इसके नीचे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर, किसी को मरवाना है या कुछ भी करवाना, उसके नीचे होते हैं बॉडीगार्ड्स, ठीक है, ये सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। उसके नीचे एसोसिएट्स जो इनके सहायक होते हैं, वो काम करवाने के लिए, अब किसी को किलिंग, किसी की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करनी है तो जो उसको हेल्प करेगा, बंदूक पहुंचाएगा वहां तक, छोड़ नहीं जाएगा, तो ये पूरी ऐसी एक टीम होती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसे समझ लीजिए कि सर इनके ये डिपार्टमेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम करेगा, ठीक है। अब ये पूरा डिपार्टमेंट मनी लॉन्ड्रिंग काम करेगा, इसका कैप्टन बताएगा और रिपोर्ट करेगा बॉस को। मान लीजिए ये इलीगल ट्रैफिकिंग वगैरह करेगा, ठीक है, ये ड्रग्स वाला काम कर देगा, ठीक है, ये मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला काम कर देगा, मतलब ये इनके सबके अपने अपने डिपार्टमेंट। अब ये मैं बता रहा हूँ तो ये ऐसे आप समझ लीजिए कि ये ऐसे कंपनी हो गई, कंपनी के ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट। अब ये काम कौन कौन से कर, अब ये जिसके ग्रुप्स होते हैं, ये साइज स्ट्रक्चर के हिसाब से बने होते हैं, जैसे साइज है कोई छोटा हो गया, एक टीम बना दी जिसमें 50 लोग, एक टीम बना दी जिसमें 100 लोग, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। गांव में पूरा हिस्सा फैलाना है, 500 लोगों की टीम लगेगी, उसको भेज दो, वो वाला भी, ठीक है। तो उसके अलावा ये कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर के हिसाब से बने। तो आप मान लीजिए कोई टीम है जिसमें भाई आपने चोर को भर रखे हैं, वो चोरी करने का काम करते हैं। किसी में आप टीम है जिसमें सारे अपराधी हैं, मर्डर करने वाले मर्डरर हैं। किसी वाले में टीम है जो मतलब कि सिर्फ हिंसा करते हैं, नॉर्मल फैला, तो किसी वाले टीम है जो पढ़े लिखे वाला है, साइबर अटैक करता है, ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद कई सारे ये रिलेशनशिप एमंग ग्रुप्स, ये लोगों के बीच में अपनी पकड़ भी बनाए रहते हैं। फिर है ये मॉडुलस ऑपरेंडी, ये क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं काम को, ठीक है ना। तो उसके बाद ये एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं, अब देखिए ये एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर से ड्रग्स ले आएंगे, देश में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, इनका सबको उद्देश्य मूलतः पैसा कमाना है, ठीक है ना। पैसा कमाएंगे, युवाओं को ड्रग्स बेचेंगे, वहां से म्यांमार वाले बॉर्डर से लेंगे ड्रग्स बेचेंगे। एक मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मैंने यहाँ आपको टीम बताया ना, ये वाला डिपार्टमेंट आपका ड्रग्स वाला काम करेगा, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगला जो हो गया, अगला जो है आपका ये है फार्म आयर ट्रैफिकिंग, कई सारे हैं जो हथियारों का ट्रैफिकिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई डिपार्टमेंट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेगा, मानव तस्करी करेगा, ठीक है। यहाँ से मानव का यहाँ पे किडनैप किए, किडनैप करके जैसे लड़कियों वगैरह को किडनैप कर लेते हैं, दूसरे देश भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब ये हो जाता है एक डिपार्टमेंट। उसके बाद स्मगलिंग और माइग्रेंट, जैसे अप्रवासी, जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अप्रवासी, जैसे बांग्लादेशी, कई सारे अप्रवासी भारत में आ गए, तो ये वाला एक डिपार्टमेंट काम करता है। एक डिपार्टमेंट मनी लॉन्ड्रिंग करता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करना। अब काले धन, देखिए काले धन, पहली बात तो काला धन कमाते कैसे हैं। देखिए काला धन वो धन होता है जिसको गैर कानूनी गतिविधि द्वारा कमाया जाता है, मतलब कानून उसकी आज्ञा नहीं। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई बड़ा पूंजीपति आदमी, उसको आपने किडनैप कर लिया, ठीक है। आप बोला कि भैया आप 10 लाख रुपए दो तब हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे। अब वो बेचारा डरा धमका दिए, पुलिस के पास भी नहीं गया, अब आपको 10 लाख रुपए दे दिया, ठीक है। अब आप उसके बच्चे को छोड़े। अब वो जो 10 लाख रुपए है ना, वो काला धन है। क्यों काला धन है? क्योंकि वो सरकार की नजर में नहीं, वो गैर कानूनी गतिविधियों से कमाई है। अब आप अगर उस पर टैक्स भी दोगे ना, टैक्स दोगे ना, तो वो सरकार आपसे पूछेगी भैया आपके पास 10 लाख रुपए आए कहाँ से। अगर आप बोल दो कि हम बच्चे को किडनैप करके, तो सरकार आपको गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो वो काले धन को सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे वाइट करते हैं। अब मनी लॉन्ड अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करेंगे। वो क्या कर देंगे कि वो ना किसी, मान लीजिए ऐसे पब्लिक, जैसे मान लीजिए कि कोई सम एनजीओ है, ठीक है, मान लो एनजीओ है। अब एनजीओ क्या करता है, अब देखो एनजीओ क्या करता है, आपको मालूम है कि एनजीओ सामाजिक काम करता है, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी काम करता है, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र। उन्होंने क्या किया, एनजीओ में वो 10 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। अब वो एनजीओ क्या किया, प्रोडक्टिव काम किया। अब वो एनजीओ को जो काम करने के लिए 10 लाख रुपए मिले थे, ठीक है ना, वो 10 लाख रुपए उसको पकड़वा दिए, ठीक है। या वो 10 लाख रुपए एनजीओ बता दिया कि हमको फलाने व्यक्ति, अब जैसे एनजीओ को क्या है ना, एनजीओ को ना चैरिटी मिलती है,
दान मिलता है, और दान का हिसाब नहीं होता कि किसने दिया, तो वो उसको दान में दिखा करके और वो उस ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया। अब व्हाइट कर दिए तो फिर आप सरकार की नजर में आ गए कि आपको कहाँ से मिला है, एनजीओ के थ्रू अपनी अपनी या फिर अपना ही एनजीओ बना लिया और अपना ही पैसा डाल के व्हाइट कर दिए। काम करना था शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना था, वो व्हाइट करके अपने यूज में ले रहे हैं, पर्सनल यूज में। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे मामले की एक अलग कंपनी, अलग विभाग करवा दिए। अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, तो ये सब काम हो। उसके बाद ना जैसे कई सारी इसके स्टेट रिस्पॉन्स होता है। अब क्या है ना, इनको संगठित रूप से है, तो इनको लंबा काम करना है, कोई ऐसा नहीं कि काम करके भाग जाना है। तो कई सारा डिपार्टमेंट था जो लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह, ला कानून देखता है कि कहाँ कैसे दांव पेच आ रहे हैं। कई सारे होते हैं जो क्रिमिनल लॉज को लड़ते रहते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को, करने के बाद गलत फंसा देंगे, तो ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम। उसके बाद है इनेबल्स। इनेबल्स मतलब होता है समर्थक। तो क्या है ना, अब ये इनको ऑर्गेनाइज क्राइम करना है ना, तो इनको ना बहुत लोगों से अपनी पहचान पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे, जनता से पकड़ नहीं रहेगी, तो इनको पकड़वा देंगे, बहुत जल्दी पुलिस इन तक पहुंच जाएगी, चीज बता। तो ये क्या करते हैं, जैसे सोशल इक्वालिटी, जो समाज में असमानता है, उनसे कांटेक्ट बनाए रहते हैं, या फिर इकोनॉमिक, कई पूंजीपति लोग हैं, उनसे कांटेक्ट बनाए रहते हैं। करप्शन, ये जैसे पुलिस विभाग है, किसी भी विभाग में करप्शन करके, पैसा देकर, भ्रष्टाचार करके उनको अपने पक्ष में जोड़े रहते हैं, अपना लिए काम करवाते हैं, ठीक है ना। फिर कहीं अगर लैक ऑफ गवर्नेंस या रूल की कमी है, तो वहां पे उस वाले क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। फिर ये सिविल सोसाइटी में इनका बहुत ज्यादा मतलब पकड़ होती है। कई सारे मीडिया ग्रुप्स पकड़ होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये काम क्या करती है, ये डायमेंशन, ठीक है ना। अब ये हो गया आपकी एक्टिविटी। अब इनकी हायरार्की इस तरह होती है, अलग अलग टीम बनी होती है, ये अलग ग्रुप्स होते हैं, अपने मेंबर होते हैं। मतलब एक तरह से समझो, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, एक पूरी कंपनी है, अपराध करने की एक कंपनी, इसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके बाद आपको समझ में आ गया ही होगा। चलिए, अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, ये कोई एक दिन का क्राइम नहीं होता, या क्राइम करके भाग नहीं जाते, ये निरंतर चलता रहता है। ये एक कंपनी है, कंपनी नहीं डूबेगी। अब ऐसा ये है, रजिस्टर्ड नहीं है बस, और बाकी कंपनियां रजिस्टर्ड रहती हैं, ठीक है। तो ये फिर ये औपचारिक संगठन है भाई, ये मतलब पूरा औपचारिक फॉर्मल बना रखा है कि नीचे कमांडर होगा, ऊपर वाली जय हिंद सर, फिर उसके नीचे होगा जय हिंद सर, पूरा मतलब जैसे नहीं अपने पुलिस प्रशासन की टीम है कि कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, टीआई, ऐसे करके पूरा है ना, ऐसी इनकी भी पूरी संरचना बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद इसमें सदस्यता, अब इसकी क्या सदस्यता, जो व्यक्ति इसके अंदर काम करते हैं उसकी बराबर वेतन मिलती है, उसका पहचान पत्र बनाएंगे, वेतन मतलब आप ऐसा नहीं कि मतलब पूरा काम मतलब व्यवस्थित इनका रहता है, ठीक है। उसके बाद है अपराध, जैसे अपराध का पैसा, अब अपराध कर लिए, किसी किडनैप करके लिए पैसा है, उसका पूरा हिसाब की एक पूरी आपकी हिसाब किताब देखने वाली एक पूरी टीम रहेगी, समझ गए, ये हो गया। उसके बाद है हिंसा, धमकी एवं शक्ति प्रदर्शन। हिंसा करने वाला धमकी दे करके, शक्ति प्रदर्शन करके ये अपना काम करवाएंगे। अब भैया ये है, इनका तो ये काम ही है ना, तो ये तो करेंगे ही करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, धमकी किसी को नहीं देंगे, शक्ति प्रदर्शन, मारे पीटेंगे नहीं, तो काहे का फिर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम ही खा रही है, ठीक है। तो ये उसके बाद है संरक्षण। कभी कभी ये क्या है ना, संरक्षण का भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को लगा कि किसी, मान लीजिए दो लोग हैं, दो गैंगस्टर हैं, दोनों को लगा कि भैया ये दोनों हमको जान को खतरा है। आप जानते हैं कि वो खुद ही, अब जैसे मान लो कि कोई अपराधी है, अपराधी को लगा कि फलाना कोई व्यक्ति उसको मार सकता है, ठीक है। अब ये पुलिस के पास तो जाएगा नहीं अपने को संरक्षण ले, क्यों, क्योंकि अपराधी या पुलिस वैसे उसको जेल में डाल देगी। तो फिर ये ऑर्गेनाइज कंपनी का सहारा लेते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, वो फिर उनको संरक्षण देती है। तो ये संरक्षण का भी काम करते हैं अपराधियों के लिए। फिर है उद्यम के रूप में संचालन, कंपनी के रूप में ये संचालित करते हैं। तो ये हो गई इसके लक्षण, विशेषताएं हो गई। उसके बाद है देखिए, संगठित अपराध के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार में, एक होता है गिरोह अपराध। गिरोह अपराध में गैंग गैंग क्राइम होता है। गैंग क्राइम मतलब कोई क्राइम करना है, पूरी एक मतलब कि 10-12 लोग की टीम, जैसे बैंक लूटना है, तो बैंक लूटना है, तो बैंक लूटने में अभी एक आदमी तो जाएगा नहीं, पूरी एक टीम लगी रहेगी, कोई कहाँ आएगा, कैसे करना है, पूरा प्लानिंग होती है, तो एक गैंग। फिर दूसरा होता है जबरन वसूली। जबरन वसूली में वो कुछ नहीं करते, ये जैसे नहीं, हफ्ता वसूल, हफ्ता वगैरह आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, हफ्ता ये, तो ये वसूली वगैरह कर लेते हैं, ये मतलब छोटा मोटा काम, ठीक है। उसके बाद है सिंडिकेट अपराध। सिंडिकेट अपराध में मतलब कि ये बड़े अपराध होते हैं, और ये मतलब कि सरकार के खिलाफ ज्यादातर होते हैं, तो ये इस तरह के अपराध हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके प्रकार। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं कि संगठित अपराध के स्वरूप क्या क्या स्वरूप है, किस किस तरह का ये अपराध है, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने ये वही वाले लिखे हुए हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने जो मैप में आपको बताया ना, ये एक्टिविटी, ये यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा हल्के से बताया था, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आंकड़ों के साथ, ठीक है। जैसे ये ना कुछ, जैसे ड्रग्स तस्करी, अवैध मादक द्रव्य, शराब, इन सबका व्यापार करते हैं। और आपने ये काम करने वाले आपने कई सारे नाम, जैसे छोटा राजन हो गए,
अब्दुल लतीफ, ये वाले ऐसे लोग हैं जो मतलब कि इनका नाम चलता था ये वाले काम में, ड्रग्स वगैरह काम में। और एक समय अभी ये तो मान लीजिए, अभी अभी मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनाइज क्राइम अभी तो लगभग नहीं है। लेकिन 1990 के दशक में जब उस आजादी के बाद हुआ था, 1980-90 के दशक में तो बहुत अपने हाई चरम पे था। इवन महाराष्ट्र वगैरह में तो इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम अपने मतलब कि पूरे रूप में था कि सरकारें तक मतलब कि परेशान हो गई थी, और इसको कंट्रोल करना सरकार की मतलब कि नियंत्रण से बाहर वाली स्थिति हो गई थी। पर अब जैसे जैसे मतलब प्रशासन मजबूत हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो धीरे धीरे अब ये खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये ड्रग्स है, तो ये ड्रग्स अवैध व्यवहार। दूसरा है वेश्यावृत्ति मानव तस्करी। अब आपको मालूम है कि इन देखो, इनको पैसा कमाना है भैया, बस या बस इनको पैसा कमाना है। अब ये किसी भी तरह पैसा कमाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट देगा, जो काम मिलेगा काम करेंगे, नहीं होगा तो अपना काम करेंगे, ऐसा रहता है। तो ये क्या है, वेश्यावृत्ति। भाई लड़कियों को ले आए, वेश्यावृत्ति में लगा दिए, ठीक है। बाहर से लड़कियां ले आते हैं, विदेशों से लड़कियां ले आते हैं, या यहाँ की लड़कियों को किडनैप करके विदेश भेज देते हैं, ये हो गया मानव तस्करी। देखो मानव तस्करी कई कारण, कभी कभी तो देखो वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी, कभी कभी तो घरेलू काम करवाने के लिए हो जाती, कभी कभी तो खेतों में काम करवाने के लिए मानव तस्करी। मानव तस्करी का मतलब क्या, अवैध व्यापार है, एक जगह से दूसरे जगह। इसमें ना अब्दुल कादिर का नाम बहुत फेमस रहा है। फिर उसके बाद है एशिया में मानव तस्करी में, अगर डेटा दे रहा है कि एशिया में मानव तस्करी में भारत पहले नंबर पे है, देख लीजिए। अब भारत में भी अगर देखें तो महाराष्ट्र का पहला स्थान आता है। उसके बाद लगभग कहा, जब बता रहा है कि लगभग भारत में अगर वैश्याओं की स्थिति को देखें तो 1 लाख वैश्या मुंबई में है, 1 लाख वेश्याएं कलकत्ता में, 40,000 वेश्याएं दिल्ली में, और इसमें से जो 70% वेश्याएं है ना, वो तस्करी के द्वारा लाई गई। आप समझ रहे हैं, तस्करी मतलब एक तरह से इनको जबरदस्ती इस पेशे में घुसा दिया, ये अपनी इच्छा से नहीं आई है। मतलब कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम का समाज पर होने वाला एक दुष्प्रभाव हुआ है। आप समझ रहे हैं ना। तो मतलब ये समाज को किस तरह दूषित कर रहा है, ये यहाँ बता रहा है। फिर उसके बाद है हथियारों की तस्करी। अब मालूम है जैसे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी इनके पास हथियार AK-47 बड़ी बड़ी गने हैं, बहुत आधुनिक गने हैं। तो अब वो अपने घर में तो बनाए नहीं होंगे, कोई कंपनी तो सरकार तो देने वाली नहीं। तो ये इन्हीं ऑर्गेनाइज क्राइम के सहारे ही ये लेते हैं। अगर हथियारों की बात करें तो खूब आपने नाम सुना होगा, जैसे अदनान खशोगी या आफ्ताब अंसारी का नाम सुना होगा। तो ये अरब, सऊदी अरब, पाकिस्तान से खूब मतलब इसकी तस्करी है। फिर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में आपको पहले ही बताया हूँ, काला धन को सफेद करना, ठीक है। हवाला एक ऐसा पैसा होता है जो कि जिसमें एक देश से दूसरे देश बिना टैक्स के सहारे जब लेना देना ट्रांसफर किया जाता है तो वो हवाला कहलाता है, ठीक है। जैसे हसन अली का नाम इसमें बहुत चलता है। फिर जबरन वसूली अपराध और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ये जबरन वसूली हफ्ता वाली हो गई कि हफ्ता दो अपराध कर देते हैं, जैसे पैसे ले दे करके उसका हाथ पैर तोड़ दिए, कुछ कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, पैसे लेकर के कोई किसी को मरवा देता है, ये सब। उसके बाद जुआ, सट्टा माफिया, ये माफिया भी होता है, जैसे रेप माफिया होते हैं कई सारे, सट्टा जुआ। तो ये आपने खूब कसिनो वसिनो में आपने देखा होगा। तो ये स्वरूप हो गए इन इन के तहत। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो ये ऐसे कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम इन फील्डों के तहत ज्यादातर काम करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध तो क्या था। अब देखो, आपको मैंने आतंकवाद पिछली वीडियो में बता दिया, मैंने आपको संगठित अपराध ये बता दिया पूरी कंपनी की तरह। अब अगर संगठित अपराध और आतंकवाद मिल जाए, आप ऐसे समझिए कि संगठित अपराध एक अपने में एक बॉम्ब है, ठीक है, और आतंकवाद एक दूसरा बॉम्ब है। और अगर ये दोनों मिल गए ना तो डबल धमाका होगा। डबल धमाका मतलब कि देश को अंदर से ऐसा खोखला कर देंगे, इस तरह मतलब कि देश को तोड़ सकते हैं कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मतलब कि ये समझिए कि संगठित अपराध वैसे ही इस प्रशासन के लिए सरदर्द है, आतंकवाद अपने ही एक सरदर्द, लेकिन जब ये मिल जाएंगे तो डबल वाला दिक्कत हो जाएगी, और स्थितियां और ज्यादा कठिन हो जाएगी संभालने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये संबंध है ना, कई 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 पक्षों में, मतलब कई तरह से संबंध हो सकते हैं। अब संबंध है ना, संबंध भी तो निर्भर करते हैं ना आप किस तरह से सामने वाले से मदद मांगते हैं। तो संबंध की भी अपनी तरीके, जैसे मान लीजिए कि वित्तीय आधार पर संबंध, वित्तीय आधार पर संबंध मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान का कोई आतंकी संगठन, ठीक है, अब उसको भारत में कहीं पे दंगा करवाना है, बम विस्फोट करवाना है, ठीक है, ये लगाना कुछ करवाना है। तो वो क्या करेगा, वो पैसा भेज देगा यहाँ किसी और कंपनी को, ऑर्गेनाइज क्राइम वाले को, वो पैसा भेज दिया यहाँ पे, ये काम करवा दिए। तो ये हो गया आपका वित्तीय आधार पे संबंध, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए दूसरा हो जाता है लॉजिस्टिकल। लॉजिस्टिकल में होता है वस्तुओं का यूज करना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि वही पाकिस्तान का कोई संगठन है यहाँ पे, अब वो यहाँ पे आकर के ना इनको पैसा ना दे, अब वो क्या कह दे कि वो अपने आतंकवादी भारत में से, जैसे कि कसाब आया था, ठीक है। अब जैसे कसाब आया ना, कसाब यहाँ आया, वो कसाब तो बंदूक लेके, वो यहाँ ठहरा, वो यहाँ किसी की कार यूज किया, कहीं ठहरा, उसको वस्तु यूज करना, देना, सामान वगैरह उसको देना, ऐसी चीजें। तो ये कहलाता है आपको आपका लॉजिस्टिकल आधार पर संबंध।
फिर ऑपरेशनल आधार पर संबंध में हम क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये लिखा है कि जब एक दूसरे के ऑपरेशन को प्रत्यक्ष रूप से करने हेतु आतंकवादी और संगठन एक दूसरे से संबंधित जुड़ जाते हैं। जैसे अब्दुल लतीफ ने 1993 में अयोध्या कांड के बाद दंगा करवाने हेतु हथियार दाऊद इब्राहिम से प्राप्त किया था। आप समझ रहे हैं? मतलब कि जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान को यहाँ पे कोई ऑपरेशन करवाना है, ठीक है ना, तो वो पाकिस्तान वाला ऑपरेशन खुद ना करके यहाँ पे किसी व्यक्ति से अपना उस कार्य को करवा दे, ये कहलाता है ऑपरेशनल आधार पर। अभी मैं इसको डिटेल बताऊं। फिर वैचारिक आधार पर तो ये जब एक दूसरे मतलब कि जब एक दूसरे के जैसे पाकिस्तान का भी आतंकी संगठन चाहता है कि भैया कश्मीर भारत से अलग होना चाहिए और पाकिस्तान में विलय होना चाहिए। फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग करो, तो ये क्या है ना, वैचारिक आधार पर एक संबंध हो गए, एक दूसरे के विचार मिलते हैं तो फिर हिंसा घटना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये चार आधार थे जिस आधार पर संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। वित्तीय आधार पर, लॉजिस्टिकल आधार पर, ऑपरेशनल आधार पर और वैचारिक आधार पर, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके थोड़ा डिटेल पढ़ते थे। चलिए वित्तीय आधार पर संबंध। तो वित्तीय आधार पर देखें, जब आतंकवादी और संगठित अपराधी वित्तीय की पूर्ति हेतु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये अब जैसे वित्त की पूर्ति, जैसे हथियारों की तस्करी, ठीक है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान का कोई मतलब पाकिस्तान की सरकार या कोई संगठन है, वो क्या करता है, वो बंदूक बनाता है, ठीक है। अब वो बंदूक बनाया, अब पाकिस्तान में तो मान लो भारत उसको बेचना है, ठीक है, भारत में अच्छा दाम है। अब वो बंदूक लगा करके भारत बेचा, वहाँ बंदूक हथियार और भी वहाँ बहुत कुछ मान लीजिए, ठीक है ना, बम गोला बारूद जो भी है, वो भारत भेजा। अब उसने यहाँ भेजा, तो यहाँ पे अब वो तो आके बेचेगा नहीं, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स कि किसी कंपनी से कांटेक्ट करेगा, वो कहेगा कि भाई तुम मेरे हथियार बिचवाओ और जितना पैसा मिलेगा आधा तुम ले लेना, आधा मेरे को दे देना। इस तरह करके वित्तीय एक दूसरे की जो मतलब पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ गए पैसे को लेकर के। ये दूसरा है ड्रग्स की तस्करी। अब पाकिस्तान में मालूम है खूब ड्रग्स होता है, वो गोल्डन क्रिसेंट है, यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है म्यांमार तरफ, वो ड्रग्स लाए, फिर कहे कि भिजवाओ, भारत के युवाओं को लत लगवाओ उसकी, फिर दोनों पैसा कमाएंगे, ये हो गया। फिर वेश्यावृत्ति, वहां की पाकिस्तानी की लड़कियों को यहाँ भारत में ला करके जबरदस्ती घुसेड़ दिए वैश्यालयों में, तो इस तरह करके पैसा कमा लिए। मानव तस्करी, खूब सारे मतलब इधर के लोगों को उधर बेच देना लोग, ये हो गया। फिर मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद करना। उदाहरण के लिए जैसे आफ्ताब अंसारी का अजहर मसूद के साथ संबंध था, जो हथियार के बदले पैसा लेता था। सीबीआई ने इसकी पुष्टि की है, ये सीबीआई बताता है, सीबीआई की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। फिर दूसरा बताता है कि म्यांमार का एक ड्रग्स माफिया है, जो कुंसा के साथ अल्फा अल्फा आपको बताया था, ये नॉर्थ ईस्ट में काम करता है, इसका यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। ये इसके आईबी ने इसकी पुष्टि की है कि ये ऐसा ड्रग्स माफिया है, ड्रग्स ये काम करते थे वित्तीय आधार पर सब। उसके बाद है दाऊद इब्राहिम का लश्कर तैयबा से संबंध बताया गया, तो ये आपके वित्तीय आधार पर संबंध। अब अगर आगे आगे देखें लॉजिस्टिकल आधार पर संबंध, तो देखो जब संगठित अपराधी और आतंकी संगठन दोनों एक दूसरे के क्रियाकलापों में सहयोग की भूमिका निभाने लगते हैं, आप समझ गए। जैसे कसाब आया, कसाब को रूम दिलवाना, वाहन दिलवाना, उसको वहां से रिसीव करना, यहाँ रात भर ठहराना, पूरी प्लान करना, अगले मतलब उसके मंसूबों को सफल पूरा करने के लिए सहयोग देना, ये कहलाता है लॉजिस्टिक। जैसे आतंकवादियों हेतु वाहन, आवास, पहचान पत्र, अन्य शरण सुविधा उनको उपलब्ध करा। जैसे 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट में डी कंपनी द्वारा आतंकवादियों को नाव, आवास, गाड़ी, कागजात, मोबाइल, ये सब उपलब्ध कराया गया, ठीक है। और इसी इसी सपोर्ट पर दाऊद पाकिस्तान में रहता है, ये लोगों लॉजिस्टिकल सपोर्ट पर, आप समझ रहे थे, ये हो गया। अगला हो गया ऑपरेशनल आधार पर। देखो जब एक दूसरे के ऑपरेशनल को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने हेतु आतंकवादी और ये दूसरे, जैसे मान लीजिए वही वाला कि जैसे किसी पाकिस्तान मतलब आतंकी संगठन है पाकिस्तान को, उसको कुछ करवाना है यहाँ पे, उसने कह दिया कि भाई एक काम करो, किसी आतंकी कंपनी से कि तू हमारा ये काम कर दो, वहां फलाना जाके बम विस्फोट करा, अब यही ना करवाएंगे ये लोग, ठीक है ना। तो वहां पे जाके वो उसका काम कर दिया, उसके बदले उसको पैसा मिल गया, ये सब हो गया। जैसे उदाहरण के लिए अब्दुल लतीफ ने 1993 में अयोध्या कांड के बाद, अयोध्या कांड हो गया, अयोध्या कांड करवा, उसके बाद दंगा करने हेतु हथियार दाऊद इब्राहिम से प्राप्त किए थे, बाद में दंगा हुआ, मुंबई में बम ब्लास्ट करवाया, ये सब के लिए बताएं तो क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान के आतंकवादी पैसा लेकर दाऊद
से बाहर में बम ब्लास्ट करते हैं। तो ये सब आपको ऑपरेशनल। उसके बाद वैचारिक आधार पर मैं बता दिया। वैचारिक साम्यता, जब साम्यता एक वैचारिक जब विचार मिलते हैं, जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान के और कश्मीर के लोगों को विचार मिलते हैं भारत से अलग करना है, ठीक है ना। तो भी भारतीय संगठित अपराध और आतंकवाद से संबंध, जैसे उदाहरण के लिए भारत में कश्मीरी आतंकवाद को खाड़ी देशों में संगठित अपराधियों द्वारा वैचारिक साम्यता के आधार पर आर्थिक सहायता देने आईबी ने इसकी पुष्टि की। ठीक है ना। तो ये मतलब कि एक दूसरे के जब विचार मिलने लगे तो काम करते। तो इन चार आधारों पर आपको मैंने बताया कि संगठित अपराध और आतंकवाद कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब देख लेते हैं कि संगठित अपराध और आतंकवाद किस तरह से दुष्परिणाम क्रिएट कर रहे हैं। तो संगठित अपराध और व आतंकवादी किस संबंध मतलब किस तरह दुष्परिणाम, किस इनका जो संबंध है ये किस तरह दुष्परिणाम समाज में क्रिएट करता है। तो आतंकवाद को वित्तीय समर्थन व बढ़ावा मिलता है। तो सही बात है। अब यहाँ का कोई कंपनी जो ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा तो जो आतंकवादी हैं या आतंकी संगठन वो तो सोचेंगे कि बहुत बढ़िया, ये तो वही हो गया कि जो हम करना चाहते हैं वहां के लोगों को कर लो तो हमारे लोग खुद भी बच जाएंगे और जो उनका उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसको मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद है काला धन, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। सही बात है। काला धन, खूब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है। मनी लॉन्ड्रिंग भारी। अब ये बताओ, मनी लॉन्ड्रिंग करके आपने अवैध तरीके से काले धन को सफेद कर लिया, ठीक है। आपने किसी को, सरकार को टैक्स नहीं दिया तो सरकार को तो हानि हो गई। सरकार को टैक्स मिलता, अगर आप लीगल पैसा कमाते सरकार उसमें टैक्स लगाती, 30% इनकम टैक्स लगाती, जीएसटी लगाती, बहुत सारे टैक्स से आप आपकी कमाई से सरकार को कमाई होती। आपने काला धन को सीधे सफेद कर लिया, सरकार को कोई कमाई नहीं हुई तो सरकार को क्षति हो जाती है। फिर है जान माल की हानि और आर्थिक विकास को खतरा। सही बात है। अब ये इसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं तो जान माल की हानि होगी। आर्थिक, अब क्या यही काम का चलता रहेगा, क्या देश का विकास होगा। रोज यहाँ बम ब्लास्ट होगा, वहां बम ब्लास्ट होगा, अराजकता फैलेगी, सब पूरे समाज में डर का माहौल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं हो पाएंगी। इसीलिए तो जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ था भाई। अब इतना ज्यादा आतंकवाद है, बच्चे वहां के पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही, तो ये सारी घटनाएं। फिर अपराध में वृद्धि होती है, जो विधि व्यवस्था है, प्रशासनिक तंत्र है, पूरा तरह फेल हो जाता है। राष्ट्रीय वही देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में होती है। अब आपका देश बताइए अपराध से ग्रसित हो तो समझ सकते हैं फिर देश का भविष्य क्या होगा। उसके बाद है मानव समाज, विश्व समाज को खतरा है। ठीक है। तो ये थे दुष्परिणाम। अब देख लेते हैं आतंकवादी व संगठित अपराध के बीच संबंध का कारण क्या क्या था। हालांकि ये मैं सब आपको बता ही दिया हूँ, बस एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आतंकवादियों को मिलने वाला पैसा बंद हो गया। ठीक है। शीत युद्ध समाप्त हो गया, ये चलता था पहले आजादी के समय। उसके बाद फिर आपका अमेरिका ने भी नो मनी फॉर टेरर शुरू कर दिया, तो ये आतंकवादियों को पैसा मिलना बंद हो गया। ठीक है। तो इन्होंने फलता है संगठित अपराध की ओर उन्मुख हो गए कि नहीं, अब ये पढ़े लिखे तो है नहीं और इनको कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे कि कोई अच्छा काम करे, कोई देश के अच्छे काम, ये नहीं, ये अब ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से जिंदगी भर इन्होंने वो किया है, क्या नाम है, बंदूक चलाया है, तो अब इनसे हल चलाते नहीं बनेगा। तो ये संगठित अपराध की ओर उन्मुख हो गया। उसके बाद है आपका आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का ऐलान, फलता आतंकवादियों के आर्थिक स्रोत पर प्रहार, फलता आतंकवादी। अब क्या ना, नो टेरर फॉर मनी का कॉन्सेप्ट चला दिया अमेरिका ने। ठीक है। तो अब जब अमेरिका ने चला दिया तो अब ये आतंकवादियों को आर्थिक स्रोत, एफएटीएफ की तलवार लटक रही रहती पाकिस्तान में, अब उनको इन्वेस्टमेंट मिलना बंद हो गया तो फिर यह ऑर्गेनाइज क्राइम की ओर चल दिए। उसके बाद है व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक रूढ़िवादिता में वृद्धि, जिससे धार्मिक आतंकवाद में, अब क्या है ना, ये थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि जो आपका सहिष्णुता वाली स्थिति है या जो धर्मनिरपेक्षता वाली स्थिति है ये थोड़ा सा कमजोर हुई है, धार्मिक रूढ़ितावादी बढ़ गई है, तो इससे उनको फायदा मिल जाता है। उसके बाद है वैश्वीकरण व धन के महत्व में वृद्धि। अब क्या वैश्वीकरण से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ने लगी, लोग बड़े बड़े हो गए, पूंजीपतियां हो गए, तो उनको अब पहले के समय में तो ये चलता था जितने बड़े बड़े लोग होते थे उनको तो संगठित अपराधी जो होते थे ना उनको तो अपना जीवन की रक्षा के लिए टैक्स देना पड़ता था। सरकार के बताते नहीं थे फिर भी देते कि भाई हमें कुछ मार और ना देना उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो थोड़ी पैसे है और वही वो कमाई का स्रोत हो जाता था। तो पहले के समय खूब होता था। ये बड़े बड़े राजनेता या फिर जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये लोग जैसे नहीं, जिसको अंडरवर्ल्ड डॉन कहते हैं, तो जब अपने पिक्चर भी बहुत सारी इसमें देखी होगी, तो ये लोग उनको टैक्स देते थे कि भाई हमारी जान को कुछ मत करना बल्कि हमारी सुरक्षा संरक्षण करना, हम आपको पैसा देते जाएंगे। तो ये वाली स्थिति धन विफलता संग्रह अपराध संबंध। फिर वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में निहितार्थ स्वार्थ, वैश्विक स्तर, सही बात है, जैसे पाकिस्तान है उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है
कि भाई अब भारत में आतंकवाद फैलाओ, चाइना चाहता है कि भारत में आतंकवाद फैलाओ ताकि देश आपका विकसित नहीं हो पाएगा तो चाइना का सामान बिकेगा। तो ये सारी पर्सनल इंटरेस्ट हो जाते हैं देश के अपने। आतंकवाद और संगठित अपराध को नियंत्रित करने कारकों कमजोर है भाई, सरकारी तंत्र कमजोर है, भी नहीं है, तो ये सब हो जाते हैं कारण। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसको नियंत्रण या रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो देखें, अगर हम सामान्य कानून की बात करें तो ये पहले आईपीसी था। आईपीसी में बहुत सारी धाराएं थी, जैसे चोरी के लिए 378, फिर 392 लूट के लिए, डकैती 300, फिर हत्या के लिए। हालांकि अब बीएनएस आ गया तो प्रावधान वही है, धाराएं बदल गई। अब ये तो फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है गिरोहों के विरुद्ध विशेष कानून। अब जैसे आतंकवाद जो आपका है, सॉरी, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये कंपनी के थ्रू होता है, ये गिरोह होते हैं। गिरोह मतलब होता है गैंग टाइप के, ठीक है ना। अब ये गैंग के टाइप के हैं तो भाई अब इनको आपको रोकने के लिए प्रयास तो कई सारे करने पड़ेंगे। तो इसमें ना कई सारे प्रयास किए, जैसे अब देखिए इसमें ना केंद्र स्तर के अपने प्रयास है, राज्य स्तर के अपने प्रयास है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ इसका प्रसार कितना कहाँ ज्यादा है। तो जैसे यूपी गैंगस्टर है एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन 1986 में, ये उत्तर प्रदेश सरकार है। उसके बाद है द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, मतलब ये ड्रग्स वगैरह को रोकने के लिए 1988 में बनाया गया। फिर है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2013, मानव तस्करी के लिए। फिर है मकोका। देखिए मकोका जो है, मकोका का मतलब होता है जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ये वही था। और महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत बढ़ गया था। गुज कोका है, गुजरात में भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। के कोका है, के यानी कर्नाटका में। यूपी कोका है उत्तर प्रदेश का अपना। आर कोका राजस्थान का। भाई जहां ऑर्गेनाइज क्राइम फैला है वहां नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार ने अपने लेवल पे कानून बनाए हैं। तो ये कोका मतलब, कोका मतलब होता है, सी मतलब कंट्रोल ऑफ, ओ यानी ऑर्गेनाइज, सी मतलब क्राइम और एक्ट, ठीक है ना। और एम का मतलब महाराष्ट्र, यहाँ के कर्नाटक, यहाँ यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ राजस्थान, ठीक है। बाकी ये 1999 में एम कोका आया, और के कोका आपका 2001 में, यूपी कोका 2018 में, और ये आर कोका 2023 में बिल आया था। उसके बाद गुजरात में अपना, इसके अलावा भी गुजरात गुज कोका भी अलग से। उसके बाद गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम का आपका गुज कोका, ये आपका 2015 में आया था, ठीक है। गुजरात हो गया, और ये वाले एरिया में आपकी जो पाकिस्तान से बॉर्डर, वहां तो पाकिस्तान खुद ही का। उसके बाद है द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 में आया। उसके बाद है मनी लॉन्ड्रिंग का प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 2002 का, आपको पता ही है, इसको पमला भी बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। उसके बाद है अफस्पा, यूपीए आदि आतंकवाद को रोकने के लिए ये सरकार ने, मतलब इतने सारे सरकार ने ये आपके इन दोनों संगठनों का निर्माण किया और इतने सारे वो एक्ट लाए हैं गिरोह के विरुद्ध, ठीक है। अब चल देते थे थोड़ा यूपी कोका को पढ़ लेते हैं और इसके थोड़ा प्रावधान देख लेते हैं कि ये आखिर क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो यूपी कोका है और ये सारे कोका के लिए लगभग सबके प्रावधान लगभग एक जैसे हैं। जैसे ये है कि किसी तरह का संगठित अपराध को रोकने हेतु व्यक्ति इस कानून के दायरे में आएगा। इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 6 महीने तक जमानत नहीं, मतलब वही रोकने के लिए प्रयास है। उसके बाद 30 दिन तक रिमांड में रखा जाएगा और 180 दिनों तक आरोप पत्र दाखिल करने का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद अपराधी को कम से कम 5 साल की सजा से लेकर अधिकतम फांसी तक की सजा देने का पूरा प्रावधान रखा गया। अब देख लेते हैं कि अगर आतंकवाद और संगठित अपराध के मध्य संबंध को नियंत्रित करने में आखिर क्या क्या चुनौती। भाई आपने इतने सारे गिरोह के लिए कानून बनाए, गुजको का बनाया, एमको का बनाया, प्रिवेंशन एक्ट लगाया, पमला लाया, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक्ट लाया, तो भैया ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ, ये बताओ आप मेरे को, क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है। तो वही हम देख रहे हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं जिसके कारण अभी भी ये बना हुआ है। तो पहला है अपर्याप्त कानून। कानून तो बना लिए, कठोर कहाँ है, इतने सब मतलब कि दांव पेच लगा के अपने को छोड़ा। उसके बाद है जटिल लेट लतीफ न्याय प्रक्रिया। पकड़ भी लिए, न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी है कि वो कूट गया, डरा धमका करके ये सबूत एवं गिरोह जुटाने में करना है। अब मान लीजिए कि किसी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है हम गवाही देंगे, ठीक है, किसी मान लीजिए ऑर्गेनाइज क्राइम के किसी के विरुद्ध। अब वो गवाही देने के लिए 4 बार आएगा, पता चला उसी को ही मार दिए, तो ये वाली स्थिति हो जाती, कठिन हो जाता है। ट्रायल और अपराध सिद्ध करने निस्तार, इनका ट्रायल ही इतना लंबा रहता है, अपराध भी सिद्ध नहीं हो। वैसे भी ये मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम है तो इनका पूरा संरक्षण लॉ लॉ तंत्र तक अलग बना हुआ है, कैसे बचाना है, कैसे, ये सब पूरा। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है प्रशासन में, आपको पता ही है। उसके बाद है सुरक्षा व्यवस्था की अपर्याप्तता और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है। पहले चलो पुलिस पकड़ी, उसके बाद और इनको ले जाना है जेल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय नहीं है। और दूसरा है मान लीजिए कि कोई नेशनल एजेंसियां, उनके भी समन्वय नहीं थी। ये फिर राजनीतिक द्वारा अब कई आपको मालूम है कि जितने भी राजनेता हैं
ज्यादातर के ऊपर तो क्रिमिनल लॉ चले हुए हैं, बहुत ज्यादा रिपोर्ट आती है, आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, लगभग 50% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल लॉ चल रहा है, फिर भी ये राजनीति में बैठे हैं। तो इसके कारण इनको फायदा मिल जाता है। और राजनीति का अपराधीकरण, ये तो आपका मुख्य मुद्दा ही है पॉलिटी का, ठीक है। उसके बाद है वैश्विक सहयोग का अभाव है। भाई हम जैसे रोकते हैं, पाकिस्तान हमारे खिलाफ, चाइना हमारे खिलाफ आतंकवाद, संगठित अपराध ये सब करता है, वैश्विक स्तर पर इनको कोई बोला ही नहीं जाता, इनको इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता। आप जैसे एफएटीएफ वगैरह लेने लगे हैं, लेकिन इसमें भी प्रभावी तरीके से नहीं। तो ये चुनौतियां थी। अब देखिए, संगठित अपराध, जो मैंने आपको संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध बताया, इससे दो दो जो बाकी सारे मनी लॉन्ड्रिंग ये सब तो आते हैं, लेकिन जो दो मुद्दे सबसे ज्यादा ये संगठित अपराध द्वारा किए जाते हैं, एक है ड्रग्स की तस्करी और एक है मानव की तस्करी। ड्रग्स और मानव की तस्करी संगठित अपराध में किए जाने वाले प्रमुख काम है, और जो सबसे ज्यादा भारत इससे प्रभावित है, ठीक है। तो एक नजर इसको थोड़ा सा डाल लेते हैं। तो देखिए, भारत में ड्रग्स तस्करी के बारे में तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में अगर ड्रग्स तस्करी तो सबसे पहले क्या देख, पहले तो अर्थ देख लेंगे कि ड्रग्स तस्करी का मतलब क्या है, ये पॉइंट है जिसके तहत पढ़ेंगे। फिर भारत में ड्रग्स तस्करी का स्वरूप क्या है, फिर कारण क्या है कि भैया ड्रग्स तस्करी, बट हमको मालूम है, सबको मालूम है युवा को, कि ड्रग्स लोगे बीमार पड़ जाओगे, मर जाओगे, और इवन लेते पकड़ी गई पुलिस तो पुलिस जेल में डाल देगी। फिर भी ये चीजें क्यों बढ़ रही है भाई, कारण जानेंगे। उसके बाद है ड्रग्स सेवन का क्या प्रभाव होता है, वो जान लेंगे। उसके बाद, अब भाई ड्रग्स लेकर युवा बीमार हो रहा है, तो देश का आखिर मानव संसाधन भी तो खराब हो रहा है, तो देश को तो नुकसान ही हो रहा है ना। फिर ड्रग्स तस्करी को रोकने हेतु सरकारी रणनीति क्या है। फिर मादक पदार्थ की तस्करी का मुकाबला करने तो भारत सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, और सरकार ने इसको पकड़ने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन चले। तो इस तरह इन बिंदुओं के तहत हम दस्तखत करें। तो सबसे पहले चलिए आपको देख लेते हैं। तो देखिए, मादक द्रव्य निषेध कानून के अनुसार जो आपका मादक द्रव्य निषेध एनडीपीएस एक्ट बना है, वो क्या बोलती है, ठीक है ना। तो ये कहती है कि मादक पदार्थों की खेती, एक बताता है कि मादक पदार्थ जैसे अफीम हो गए और कई सारे होते हैं, ठीक है। तो ये खेती खेती करना, निर्माण करना, क्योंकि खेती के बाद फिर वो कम मतलब मशीन में जाती है, फिर वो प्यूरिफाइड होती है, ठीक है। निर्माण करना, वितरण करना, फिर आप बांटोगे ना युवाओं में, कहीं ना कहीं तो बांटोगे, तब तो बिकेगा वो। और वितरण, बांटना और बिक्री को मानव तस्करी कहा जाता है। मतलब आप खेती भी करेंगे तो भी मानव तस्करी है, किसी कंपनी में वो जा करके ड्रग्स तैयार हो रहा है तो वो भी मानव तस्करी, कहीं बेचते वितरण करते पाया गया, या दुकान में उसको बेच रहे हैं, तो ये सब मानव तस्करी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब अगर स्वरूप देख लेते हैं कि क्या 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 भैया, किस क्या क्या स्वरूप है मानव तस्करी की, सॉरी ड्रग्स तस्करी की। तो देखिए, सबसे पहले यूएनओडीसी, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, क्योंकि ड्रग्स करने के बाद क्राइम करते हैं, ड्रग्स के सहारे ऑर्गेनाइज क्राइम अपना काम करवाता है, या आतंकवाद अपना काम करवाता है। तो इसके एक ये जारी करता है एक रिपोर्ट जिसका नाम है द वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2023, ठीक है। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय अपराध एनसीआरबी का, आपको मालूम है कि जो एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो 2020 वो कुछ स्वरूप बताता है। उसके बाद है वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत एक ट्रांजिट हब के साथ साथ गोल्डन ट्रायंगल, अब गोल्डन ट्रायंगल जैसे ये भारत है, ठीक है ना। अब आपको मालूम है गोल्डन ट्रायंगल यहाँ है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये मिलकर के गोल्डन ट्रायंगल। और गोल्डन क्रिसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, क्रिसेंट मतलब होता है अर्ध चंद्रमा, तो ये चंद्रमा जैसे बनाते हैं। तो और इन दोनों के बीच में भारत बच जाता है, तो ये यहाँ से भी आप देखेंगे इस बार पाकिस्तान वाले बॉर्डर, आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा, ये पूरा ड्रग्स से ग्रसित एरिया है, ठीक है। तो आपका ये एक ट्रांजिट हब के साथ साथ गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये मैं आपको बता दिया के उत्पादन में ये रहा है, मतलब एक ट्रांजिट हब के रूप में, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा उपभोग किया जाता है, ये बता रहा है। तो ये था आपका स्वरूप। अब भाई इसका उपभोग बढ़ने का कारण देख लेते हैं कि भाई आज भी क्यों इसका प्रयोग बढ़ रहा है। सरकार प्रयास कर रही है, जागरूकता, कई सारे एनजीओ इस फील्ड में, बहुत सारे एनजीओ इस फील्ड में काम करते हैं, युवाओं को मतलब इससे मतलब युवाओं को रोकते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। साथ में अगर जो भी युवा इस फील्ड में अगर नशा करते हैं, तो उनके लिए नशा बचाव कार्यक्रम कई सारे चलाए जाते हैं, कई सारी मतलब उनको बीमार हो जाते हैं ना, फिर वो आदी हो जाते हैं, तो उनको उस नशे से बाहर निकालने के लिए कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो देखिए, तो इसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या कारण है बढ़ते उपयोग का ड्रग्स के। तो देखा, कुलीन व अमीर लोगों में इसके सेवन की स्वीकृति, सही बात है। अब देख सही, जैसे मान लिया, अब देखिए ड्रग्स का जो ज्यादातर यूज है वो युवाओं में होता है, और कुछ बहुत सारे जो मॉडर्न पेरेंट्स होते हैं वो भी करते हैं। तो वो अब जो जितने भी अमीर घर के बच्चे हैं, उनमें है ठीक हो गया, ड्रग्स ले रहे हैं, ये वो आपने देखा होगा सलमान खान नहीं शाहरुख खान का
वो बेटा भी ड्रग्स वाले एरिया में फंस गया था। तो ये आप ये वाला कि कुलीन वर्ग स्वीकृति होगा, कोई बात नहीं, ड्रग्स लेता होगा, ठीक है। उसके बाद है बढ़ता उपभोग है, आर्थिक तनाव में वृद्धि। अब भाई उपभोग भाग बढ़ रहा है, देख दिखावा बढ़ रहा है, इतना लोगों के सामाजिक संबंधों में कमी आ रही है। तो इसके कारण ड्रग्स का नहीं कहते कि टेंशन कम करने के लिए, ऐसे अपना उन्माद दूर करने के लिए लोग लेते हैं ड्रग्स। आपने और सबसे ज्यादा ड्रग्स का तो वो फिल्म फिल्म सिटी में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद एक गरीबी एवं बेरोजगारी है। गरीबी एवं बेरोजगारी आप देखते हैं कि जैसे कि मजदूर, आप जैसे मजदूर वर्ग देखें, जो मजदूर वर्ग में उनमें कई सारी ये ड्रग्स वाली, अब हाई फाई तो नहीं यूज करते, लेकिन छोटे मोटे जो मिल जाता है आपको, जैसे भांग टाइप का और कुछ ऐसे अपने टाइप में, तो वो उसका यूज करते हैं। गरीबी है। दिन भर कमाए, रात को नशा करके सो गए, फिर सुबह कमाए, कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो ये गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षित भी नहीं है, ठीक है। ये फिर वैश्वीकरण, सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव हो रहा है। भाई वैश्वीकरण है, अब जैसे विश्व को देखते हैं, जैसे आप अमेरिका जैसे देखें, अमेरिका जैसे में देश में तो ड्रग्स वगैरह लीगल है, कोई दिक्कत नहीं, उतना मतलब बहुत है तो बहुत बहुत ज्यादा। अब क्या है ना, ड्रग्स की कैटेगरी होती है, नाम होती है, अफीम है, कोरेक्स है, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं। तो वहां पे तो बहुत हाई लेवल के बहुत ज्यादा हो तो वो प्रतिबंधित है, बाकी नॉर्मल लेवल के ओपन है, ठीक है। तो जो वैश्वीकरण है ना, बाजार जुड़ रहा है, वहाँ की संस्कृतियां, हमारे मूल्य, जैसे हमारा हमारा देश है, सांस्कृतिक मूल्य है, ड्रग्स वगैरह ये नशे वशे में हमारे देश के मूल्य इसको रोकते हैं। लेकिन जब वैश्वीकरण के साथ जुड़ा हो रहा है तो बदलाव भी हो रहा है इसके। फिर दूसरा, इससे मिलने वाला न्यूरोटिक अरे सबसे बड़ा तो यही है, अगर ड्रग्स से सुख ना मिले तो कोई क्यों ड्रग्स लेगा है। भैया ड्रग्स लेने में कितना सुख मिलता, मैंने तो कभी लिया नहीं, तो मैं आपको इस सुख का बखान नहीं कर सकता। बाकी लोग, मैंने सुना है कि लोग बताते हैं कि ऐसा सुख मिलता है कि आप अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं, आप रातों रात कलेक्टर बन जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बादलों में दौड़ने लगेंगे, आसमान में उड़ने लगेंगे, इतनी आप परिकल्पना चली जाती है, ठीक है ना। तो ये न्यूरोटिक सुख ही तो सबसे ज्यादा मतलब कि अट्रैक्ट करता है युवाओं को ड्रग्स लेने के लिए। उसके बाद है अप्रभावी कानून प्रवर्तन एजेंसियां। सही बात है। अब लोगों के पास पहुंच कैसे जाता है भाई, आपकी एजेंसियां अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, आपने लीगल कर रखा है तो कैसे पहुंच जा रहा है। तो ये तो कारण। अब प्रभाव देख लेते हैं कि भाई क्या है, तो देखिए, लोग ड्रग्स ले ले, उसके बाद दुर्घटना, अब ड्रग्स लेकर के गाड़ी चला रहे हैं, दुर्घटना तो होगी। उसके बाद एक घरेलू हिंसा, भैया ड्रग्स लेकर के घर गए, अब होश में ही नहीं है, मारपीट करना शुरू कर दी है। चिकित्सा समस्या, भाई ड्रग्स लोगे हेल्थ बिगड़ती है, आपने संजय संजू मूवी देखा, संजय दत्त कितना वो बीमार हो गया था ये सब। फिर मृत्यु का खतरा, ठीक है। उसके बाद आर्थिक विकास दुष्प्रभावित। आर्थिक विकास है भैया, अब मजदूर वर्ग देखिए, वो पूरा दिन कमाएगा, मजदूरी करेगा, रात को नशे में चूर हो जाता है, फिर वही सुबह कमाओ रात भर उड़ाओ, सुबह कमाओ रात भर उड़ाओ, क्या मतलब हुआ फिर। आर्थिक उसका विकास हो पाया, आर्थिक विकास हो पाया, जितना कमाया उतना उड़ाया। यही अगर वो अपना सेविंग करे, बच्चों के पढ़ाई में लिखा है, कल के दिन अच्छी स्थिति। उसके बाद है अंतर पारस्परिक संबंध दुष्प्रभाव। सही बात है, अब जैसे अंतर पार ड्रग्स ले लिया, आप पति पत्नी, पत्नी ड्रग्स नहीं लेती, पति ड्रग्स लेता है, हाँ, इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रही है, संबंध बिगड़ रहे हैं, समाज में जो लेता है जो नहीं लेता है, समाज टूटता है। आत्मसम्मान में कमी है। सही बात है, अब ड्रग्स ले ले तो उसके बाद उनको तो होश नहीं आता, कुछ भी गाली गलौज करने लगेंगे या फिर कोई हरकतें करने लगेंगे, आपराधिक गति, तो आत्मसम्मान में कमी होती है। हीन भावना, कोई अच्छे से आजकल कहाँ दिखता है, जैसे अमीर वर्ग है, कुछ रईस वर्ग है, उसमें स्वीकृति, बाकी आम जो समाज है हमारा, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, इसमें बहुत मतलब एक तरह से अच्छा नहीं समझा जाता है ड्रग्स वगैरह लोग। उसके बाद है निराशा होती है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ती है, आत्मघाती, लोग इवन तो कहीं तक स्थिति है, ड्रग्स लेते हैं फिर अपने को ही खत्म कर लेते हैं, फांसी लगा लेंगे, ये सब दिक्कत, अनेक बीमारियां हो जाती हैं उनको, ठीक है। तो ये सब आपके प्रभाव थे। उसके बाद देखते हैं सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई। तो पहला, कठोर कानून का निर्माण, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट वगैरह बने हैं। फिर सीमा, अब आता तो वहीं से ना, पाकिस्तान बॉर्डर से गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, तो सीमाओं और तटों पर भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है कि अच्छे से सीमा पे रोको। जब भैया युवा जो ड्रग्स ले रहा है, उस तक ड्रग्स पहुंच रहा है, अगर उस तक ड्रग्स ना पहुंचे तो वो ड्रग्स नहीं ले, कहाँ से लेगा, पाकिस्तान थोड़ी ना जाएगा खरीदने वो, या कहीं भी जाएगा, म्यांमार थोड़ी ना जाएगा। उस तक ड्रग्स की पहुंच बंद कर दो तो ड्रग्स नहीं लेगा, समस्या खत्म। तो तब जब आप सीमा दुरुस्त करोगे, सीमा सुरक्षा, तभी तो ये हो पाएगा। जो अवैध ड्रग्स की तस्करी हो रही है उसको रोक। उसके पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करो, भाई पड़ोसी देश, अब हमारे पड़ोसी देश ऐसे है ना कि आप सहयोग ही नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोलिए कि भैया जितना आपके यहाँ जो भी ये ड्रग्स माफिया लोग हैं उनको पकड़ो, जेल में डालो, हम अपने यहाँ करते हैं, ड्रग्स खत्म कर देंगे, पर नहीं करेंगे, होगा पर करना चाहिए। उसके बाद है मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने से शैक्षणिक
संगठन एनजीओ का सहायता। सही बात है। अब भाई युवाओं में आप जैसे ठीक है, बचपन में थे, आपने ड्रग्स की लत लगा दी या नहीं समझ पाए या देखा सीखी अपने आप को अमीर वर्ग समझने के लिए ड्रग्स का उपभोग करने लगे। एनजीओ के साथ संगठित एनजीओ कई सारे काम करते हैं। बताओ कि ड्रग्स है, उसको बीमारियां बताओ, फेफड़ा खराब हो जाता है, आपकी नसें तंत्र पूरा खत्म हो जाएगा, आपका ब्रेन है वो अनियंत्रित हो जाएगा, नस भी फट सकती है, ये सब बताओ तो वो सुनेगा। तो आप एनजीओ का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद है मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किया। तो देखिए पहला तो है एनडीपीएस एक्ट। ये आपका नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1985 2019 में संशोधन। ये क्या करता है कि ये प्रावधान करता है कि औषधि और वैज्ञानिक उद्देश्य को छोड़ करके और बाकी ड्रग्स प्रतिबंधित, क्योंकि अब औषधि के लिए तो कई सारे आपको मालूम है ड्रग्स यूज होते हैं दवाइयों में, और वैज्ञानिक उद्देश्य वैज्ञानिक तो परीक्षण करेंगे, तो इन दोनों को छोड़। उसके बाद बोला कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरी बार ड्रग्स की तस्करी में पकड़ा जाएगा उसको मृत्युदंड आप दे दो। कि सही बात है। एक बार आपने पकड़ा, छोड़ दिए, फिर भी वो तस्करी कर रहा है, तो फिर मृत्युदंड का प्रावधान ये एनडीपीएस एक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद है आपका 1989 में दूसरा प्रावधान है। 1989 में सरकार द्वारा नारकोटिक ड्रग्स की अवैध ट्रैफिकिंग से निपटने में आने वाले खर्च को पूरा करने हेतु नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एब्यूज की स्थापना की थी। मतलब सही बात है, इसमें काम करने के लिए आपको एनजीओ का सहारा लेना पड़ेगा, अपनी प्रशासनिक तो खर्च लगेगा, तो खर्च के लिए इसने फंड की व्यवस्था की थी। उसके बाद है अगला है 2016 में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए का गठन, जिसमें राज्य में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की मदद से वित्तीय सहायता योजना और पुनर्जीवित करने का कई सारे सेंटर बनाए गए जो कि ये काम करेंगे कि जो नारकोटिक्स मतलब कि बिच रहा है बाजारों में उसको रोका जाए। उसके अलावा नारकोटिक्स जो सॉरी ड्रग्स तस्कर है जो ड्रग्स बेचते हैं उसको पकड़ने के लिए कई सारे ऑपरेशन चलाए गए। जैसे इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए, केंद्रीय स्तर पर भी इसमें कई सारे प्रयास किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून को हर साल मनाया जाता है। उसके बाद 1997 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना 2012 में की गई, जो ड्रग्स कंट्रोल और अपराध रोकथाम की दिशा में काम करता है। उसके अलावा भी कई जैसे यूनाइटेड नेशन के सारे कन्वेंशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स 1988, ये मतलब कि ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए। उसके बाद यूनाइटेड अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2000, तो ये सब ऑपरेशन चलाए गए। उसके बाद अब देखिए अभी मैंने आपको ड्रग्स तस्करी बताया था क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा प्रमुख मुद्दा है। अब जो दूसरा है ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा वो है मानव तस्करी। ठीक है, ड्रग्स तस्करी तो मैं आपको बता दी, अब मानव तस्करी भी देख लेते हैं। अब मानव तस्करी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अर्थ देख लेंगे, फिर स्वरूप देख लेंगे, फिर कौन कौन से कारण है उत्तरदायी, और फिर नियंत्रण करने के कौन कौन से प्रयास किए गए। तो चलिए देखिए मानव तस्करी की अगर हम बात करें तो अर्थ में मानव तस्करी का अर्थ क्या होता है। तो ये क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या डरा कर धोखा देकर हिंसक तरीके से भर्ती करना। अब देखिए मानव तस्करी में किसी व्यक्ति का आपने बल किडनैप कर लिया, डरा दिया, पैसे लालच देकर के भर्ती करना, तस्करी या बंधक बनाना मानव तस्करी कहलाता है। ठीक है ना, मतलब आप किसी भी तरीके से आप उसको डरा करके धमका करके धोखा दे करके हिंसक तरीके से आपने उसको बंधक बना लिया, तो ये आपका मानव तस्करी। फिर इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार। देखिए मानव तस्करी सबसे ज्यादा की जाती है तो वो है देह व्यापार, जिसको हम वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है। मतलब मानव तस्करी में सबसे ज्यादा कोई संलिप्त है तो वो है महिलाएं, दूसरे में बच्चे। तो महिलाएं, ज्यादातर महिलाओं का दो उद्देश्य है, एक है वेश्यावृत्ति और दूसरा है घरेलू काम के लिए। घरेलू काम के लिए विदेशों में भेजी जाती हैं, वो घरेलू काम करती हैं। और बच्चे, बच्चों का भी दो है, एक होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दूसरा होता है उनसे उनको लंगड़ा बना के लूला बना करके भीख मंगवाना। तो ये है मानव तस्करी के मुख्य उद्देश्य रहे। ठीक है, और संलिप्त लोग। तो इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, देखिए देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी, भीख मंगवाना। ठीक है, अंगों का व्यापार। अब दूसरा भी अंगों का, जैसे मान ली किसी को किडनी की जरूरत है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ना मानव अंगों की खूब मांग है, खूब मिलती, तो मानव ये तो बोलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव तस्करी का भी प्रमुख है अंगों का व्यापार। अपराध आदि इसकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, जबरदस्ती उनसे करवाया। फिर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी का सबसे बड़ा रूप यौन शोषण और फिर उसके बाद बलात् श्रम है, जबरदस्ती श्रम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम भारत में मानव तस्करी के स्वरूप की बात करें तो कुछ आंकड़े हैं। जैसे आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या बोलता है, 2019
में कि लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हुए हैं, जिसमें से 68% बंधुआ मजदूरी के शिकार और 82% देह व्यापार और मानव अंगों की तस्करी के शिकार हुई। आईएलओ का डेटा है, समझ गए, 2019 का। उसके बाद है मानव तस्करी देश का दूसरा सबसे बड़ा अपराध है, पिछले 10 वर्षों में 25 गुना बढ़ा, 2020 में 60% में वृद्धि हुई। मतलब समझ लीजिए। उसके बाद है 2023 में एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अनुसार देश में हर दिन मानव तस्करी के 6 मामले दर्ज किए जाते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा तस्करी में जबरन मजदूरी, यौन शोषण, वेश्या और व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो ये सब आप स्वरूप आंकड़े आपने देख लिए। अब देख लेते हैं अगला कि आंकड़ों के मुताबिक 3 वर्ष में 2020 से 22 तक, 2021-22 में मानव तस्करी के मामलों में 64% की वृद्धि हुई। और 2020 में जहां 17 से 14 मामले दर्ज हुए, तो वहीं 2022 में आपके 2250 मामले दर्ज। और 2023 में एनसीआरबी बताता है कि भारत में वर्ष 2022 में 6500 से अधिक मानव तस्करी पीड़ितों की पहचान की गई, जिसमें से 60% महिलाएं हैं। ठीक है। उसके बाद है मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला। ये आप देख रहे हैं, ये राज्य ज्यादातर गरीब वाले राज्य हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मानव तस्करी सबसे ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश भी है इसमें। अब देख लेते हैं भारत में मानव तस्करी तो कौन कौन से कारण हैं। तो पहला है गरीबी एवं निरक्षरता। हाँ, बच्चों को बेच देते हैं, मतलब बच्चों को बेच देते हैं मानव पैसों के लिए, पैसे दिए बच्चे, और फिर वो ले जाएंगे, उनके हाथ पैर तोड़ेंगे, भीख मंगवाने लगेंगे, नहीं तो उनके अंग निकालने, किडनी उडनी ले जाके बेच देंगे, अगर कोई लड़की है तो देह व्यापार करवाने। ठीक। श्रम, हाँ, अब जैसे क्या है ना, अब जैसे अब जापान अमेरिका जैसे देशों में क्या है, ये डेवलप्ड देश में है। तो यहाँ पे ना मजदूरों की बड़ी कमी है। मजदूरों की, जैसे कंस्ट्रक्शन करवाना है तो मजदूरों के, घरेलू काम के लिए होटलों में काम करवाना है। जैसे जापान जैसे लोगों में तो होटल में रोबोट्स काम करते हैं, बहुत सारे रोबोट्स। तो यहाँ पे जो मानो, मतलब आप ये सही कि वर्किंग पॉपुलेशन की कमी है। युवा देश नहीं है ये प्रौढ़ हो चुका है, ओल्ड ओल्ड यहाँ पे, मतलब बूढ़ों की संख्या अधिक है, युवाओं की संख्या हुआ। तो यहाँ पे तस्करी करके ले जाती है। तो यहाँ पे क्या है ना, बलात्कार, समझो, जैसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, देह व्यापार करवाया जाता है। इससे कि क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाता है, सामाजिक असमानता और बेहतर जीवन की लालसा। अब जैसे ना, उनको ना यहाँ पे क्या है ना, अब देश के हमारे ये दुर्भाग्य रहा है कि भाई जाति भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, निम्न जाति उच्च जाति है, फिर उसके बाद आर्थिक भेदभाव है, गरीबी अमीरी है। तो इसके कारण ना उनके अंदर बेहतर जीवन की लालसा होती है, चले जाते हैं विदेश। ठीक है। उसके बाद है आपका महानगरों में घरेलू कामों के लिए लड़कों की तस्करी होती है, वहां पे लड़कियां नहीं है, या फिर वहां पे जो अब जैसे देखो, गांव से किसी को, बच्चे को ले जाएंगे, काम करवाएंगे तो उसको कम पैसे दो, वहीं शहर से लेंगे तो उसके लिए ज्यादा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कारण स्थिति। फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों की तस्करी। अब पोर्नोग्राफी तो आपको मालूम है पूरा कॉमर्शलाइज मार्केट है, तो यहाँ हो जाता है। उसके बाद है मानव अंग की तस्करी, आपको पता ही, आंख निकाल लेते, किडनी निकाल लेते हैं, गुर्दा निकाल लेते हैं, ये सब वाली स्थिति है। अब अगला जो पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा मानव तस्करी पर नियंत्रण हेतु कौन कौन से प्रयास किए जाए। तो देखिए, अगर हम प्रयास की बात करें तो सबसे पहले देखिए, ये जो समस्या है, ये आपकी मानव तस्करी वाली, ये समस्या अंग्रेजों के समय बहुत थी, बहुत। आज जितने भी जो, जिसको नहीं कहते, कि जितना भी इंडियन डायस्पोरा पूरे विश्व में फैला हुआ है, अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, खाड़ी देशों में है, यूरोप में है, हर देश में भारतीय भरे हैं। वो सब अपनी इच्छा से नहीं गए हैं, वो सब को ले गया है तस्करी, मानव तस्करी के थ्रू, काम करवाने के लिए, खेतों में काम करवाने के लिए। जितने अफ्रीका में पड़े हैं ना, बहुत सारे खेतों में काम करवाने के लिए मशीनों में मजदूरों के रूप में लिया गया है। तो ये सब लिए गए। तो जितने भी आज इंडियन डायस्पोरा, जिसको आज हम मतलब इंडिया की जो आपका स्ट्रेंथ मानते हैं, जो आप जितना भी आपका मुद्रा डॉलर वगैरह में भारत को रेमिटेंस मिलता है, तो उसके मामले में आज भले फायदा हो रहा है, लेकिन ये ले गए थे हम तस्करी के मॉडल पे। ठीक है। तो सरकार ने तो ये चीजें हमारे संविधान निर्माताओं को पता थी कि तस्करी बहुत हुई है, और अब हमें आगे तस्करी रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने संविधान में ही प्रावधान कर दिया था, अनुच्छेद 21 से, जो कि मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। तो ये मतलब मानव दुर्व्यापार और पर प्रतिषेध लगाने का ये बात करता है। उसके बाद आईपीसी 1960 मानव तस्करी दंडनीय अपराध मानता है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 4P मॉडल लॉन्च किया। 4P मॉडल यानी प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन, प्रोडक्शन मतलब संरक्षण, उसके बाद है प्रिवेंशन रोकथाम, और पार्टनरशिप भागीदारी के माध्यम से मानव तस्करी से लड़ना होगा। क्योंकि ये क्या ना, अब ये केंद्र सरकार नहीं कर सकती अकेले, इसमें राज्य सरकार, कई सारी एजेंसियां, एनजीओ सब मिलकर के काम करना है। तो ये 4P मॉडल उसने निकाला था। ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन हो गया। तो
प्रोटेक्शन गलत का, प्रोटेक्शन संरक्षण, ठीक है। उसके बाद 1956 में यौन उत्पीड़न के लिए मानव तस्करी से संबंधित, अब आपको मालूम 1956 में हमने उस ये एक्ट बनाया, हमने इमोरटल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1956 बनाया कि यौन शोषण के लिए जो मानव तस्करी ले जा रही है, महिलाओं की तस्करी हो रही है, लड़कियों की तस्करी, उसको रोकने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, बच्चों की तस्करी हो रही है, उसके लिए हमने ये इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 का निर्माण किया। उसके अलावा 1956 में बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी होती उसके खिलाफ सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 बनाया। फिर क्या होता था, अब गांवों वगैरह में जो बड़े बड़े साहूकार और जो पूंजीपति होते थे वो क्या करते थे, जब जो निम्न वर्ग के लोग किसान ले लेते थे, मतलब कर्जा ले लेते थे, अब वो कर्ज नहीं दे पाते थे तो वो लोग क्या करता थे कि ब्याज के एवज में उनके घर में काम करो, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। तो कर्ज के रूप बदले में जो काम करवाया जाता है वो, और अब देखो ये क्या ना, ये प्रावधान करता था उस समय बॉन्ड लेबर। अब आज आज की डेट में तो भाई कोई कर्ज लेता ही नहीं साहूकारों से, सब बैंक से ले लेते हैं, और बैंक बैंक में छूट रहती है, सब बैंक बॉन्डेड लेबर नहीं करवाता। लेकिन अगर आज के अर्थ में बाउंडेड लेबर देखें तो बाउंडेड लेबर का अर्थ होता है कि जो आज प्रचलित मजदूरी है ना उससे कम मजदूरी देना, आप उससे कम, जितना मान लो 500 रुपये रेट है, आप कम दे रहे हो तो वो एक तरह से बॉन्डेड लेबर कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, फिर 6 और 16 में संशोधन। पॉस्को आपको पता ही है, ये मतलब यौन दुर्व्यवहार जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकता है ये, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस से बचाता है बच्चों को। उसके बाद है 1979 में कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंगेज्ड इन वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव के लिए ये कन्वेंशन का गठन किया गया था 1993 में। उसके अलावा 2011 में भारत सरकार द्वारा यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2000 की मंजूरी दी गई। उसके अलावा नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो का गठन किया गया। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एंटी ट्रैफिकिंग सेल का गठन किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एंटी ह्यूमन टेस्टिंग यूनिट का गठन। तो ये सब जो सारे प्रयास रहे हैं, ये सब सरकार ने, ये सब आपको सीधे पता याद होनी चाहिए, तो ये सारे सरकार ने मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रयास किए थे। उसके अलावा देखें तो देश में कई पुलिस स्टेशन है जहां वुमेन हेल्प डेस्क, अलग से डेस्क बनाए, जहां महिलाओं को अगर कोई समस्या है वहां जाकर के अपनी शिकायतें कर सकते हैं। बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक ये ट्रैक देम मिसिंग चाइल्ड .gov.in नामक वेबसाइट ही बना दी गई कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप जाके साइट में मेल कर दीजिए, सरकार के पास पहुंच जाएगी, ठीक है, जानकारी। फिर 2018 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किया गया 2000 मानव तस्करी से निपटने हेतु। उसके बाद 2022 में एफआरपी में रेलवे पुलिस फोर्स ने कई सारे ऑपरेशन, जैसे आत्म ऑपरेशन 2022 में, 2023 में नन्हे फरिश्ता, बच्चों बच्चों की तस्करी बहुत ज्यादा होती है रेलवे वगैरह में, आप जाइए ना, छोटे छोटे बच्चे चाय बेचते हैं, सिगरेट, तरासरी, ये सब बेचते हैं, तो ये सब बच्चे कहाँ के हैं, तस्करी के द्वारा लाए गए हैं, ये जबरन नहीं मजदूरी, मतलब कि रोजगार के नाम पे इनको लगाया गया है। 10 10 साल, 12 12 साल, 15 साल की लड़की हैं। तो ये आरपीएफ जो आपका रेलवे पुलिस फोर्स है उसने आत्म आत्म लॉन्च किया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन, जो बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। तो इस तरह दोस्तों ये हम इसमें आपका 3 टॉपिक था, मेनली जो आपका टॉपिक था वो था संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, और उसी से जो अपराध संगठित अपराध में किए जाते हैं, जो ड्रग्स तस्करी और मानव तस्करी, वो मैंने कंप्लीट करा दी। तो इसी के साथ ही आपका ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला पॉइंट, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो मैं वो आपको पूरा समझ में आ गया हो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।